हेलो साथियों, तो आप लोग कैसे हो। अब साथियों अपने अगली तैयारी की ओर चलते हैं। आप सभी लोग तरोताज़ा होके अगला वीडियो देखना शुरू करें और अपने अगले पेपर की तैयारी में एकदम भरपूर पूरे जोश के साथ जुट जाएं। ठीक है साथियों, करत करत अभ्यास सिल पर परत निशान। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे अगर हम एक एक क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे तो हम बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग लगे रहें और इसी तरह से तैयारी करते रहें। साथियों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पारित हुआ। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में पारित हुआ था। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किन लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया है, इसमें मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मुसलमानों को। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा प्रांतीय विधायी निकायों में किस प्रकार के सदस्यों को बहुमत में रखे जाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये है गैर सरकारी सदस्यों को। ठीक है साथियों, अगला है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रश्रय दिया गया था। तो ये है प्रणाली है सांप्रदायिक मताधिकार की प्रणाली को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मार्ले मिंटो सुधार भारत में कब आया। तो ये 1909 है। ठीक है, इसको याद रख रहे हैं, ये मार्ले मिंटो सुधार है, ये भारत में आया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है साथियों, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है साथियों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था। ठीक है साथियों, हम इस पे थोड़ा जोर दे के ध्यान देंगे। हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह पूछ रहा है संविधान सभा का अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य, तो अस्थाई सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं। इन्हें तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जो इनकी तस्वीर है उसको उससे आप पहचान सकते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे हैं। ठीक है साथियों, अगला 37 नंबर है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, उधर 36 नंबर है उस पर अस्थाई था, इस पे स्थाई है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी ये तस्वीर है, आप इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ, पारित पे थोड़ा जोर देंगे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब पारित हुआ। कब पारित हुआ, तो वह हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये पारित हुआ है। अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ। ठीक है, ऊपर पारित था, वो क्वेश्चन पारित था, अब है लागू हुआ, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है साथियों, हम ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लागू पूरे भारत में लागू हो गया। अब इसी के दायरे में पूरा भारत आ गया और अब पूरा भारत संविधान की बात मानता है। कब से, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है साथियों, अगला है हमारा 40 नंबर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन हैं। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वह जर्मनी के बीमार संविधान की देन है। ठीक है, जर्मनी के बीमार, जर्मनी देश है और उसी का एक क्षेत्र होगा, जैसे कि हमारे यहाँ राज्य है वैसे ही उसके वहाँ एक राज्य होगा, बीमार उसकी देन है। ठीक है, अगला है, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, इनकी ये तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है साथियों। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न हमारा 42 नंबर प्रश्न है, जो ये कह रहा है संविधान की आत्मा है। तो साथियों संविधान की आत्मा है उद्देशिका। ये उद्देशिका है साथियों, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, हम भारत के जितने भी हैं लोग, उनको उद्देशिका के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक हमारी आपकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो उद्देशिका के बारे में तो आना ही आना चाहिए। तो साथियों हम अपनी उद्देशिका को पढ़ते हैं और आप सभी लोग इसको लिख भी सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। साथियों तो हमारी उद्देशिका इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अर्पित करते हैं। साथियों इसके एक एक शब्द हमारे स्वतंत्र सेनानियों के मन दिल और आत्मा से निकले थे और इनके एक एक शब्द जो हाईलाइट हो रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, तो गणराज्य उसे कहते हैं जिस देश पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है, वह देश अपने विदेशी और घरेलू मामले में स्वयं निर्णय लेता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। साथियों ऐसे ही आप लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ें जानें समझें और अपने बुजुर्गों के साथ या अपने मास्टर के साथ वार्तालाप करें, इसके बारे में पूर्ण गहराई से जानें। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं हम अपना 43 नंबर क्वेश्चन। उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, यह कहा है श्री सुब्बा राव ने। ठीक है, 44 नंबर है साथियों अपना क्वेश्चन। भूखे लोगों को भोजन देना, नंगे लोगों को वस्त्र देना और हर भारतवासी को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का मौका देना, यह किसने कहा है? तो यह कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये इनकी तस्वीरें आप इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है साथियों, इनके वर्डों पे आप ध्यान दें। भूखे लोगों को भोजन देना, नंगे लोगों को वस्त्र देना। नंगे लोगों पे विशेष ध्यान देना है। उस समय के ये बड़े राजनेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उस समय व्यक्ति ऐसे थे जिनके तन पर कपड़े नहीं थे और वह नंगे रहते थे। ठीक है साथियों, हमारे भारत की उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और ये स्थिति खराब करने के जिम्मेदार कुछ हम भी थे और अंग्रेज तो थे ही थे। ठीक है, जैसा कि कहते हैं कि मारने वाले का दोष नहीं है, मार खाने वाले का दोष है। ठीक है, तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आज को हम सभी लोग पढ़ते हैं कि हम आज़ाद कैसे हुए, आज़ाद कैसे हुए, जबकि मेरे हिसाब से पढ़ना हमें ये चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। ठीक है साथियों, इस बात पे ज़रा विचार विमर्श करें आप अपने आप से, स्वयं से और अपने मित्रों के साथ। 45 नंबर है साथियों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो वह है अनुच्छेद 21 का। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल 21A। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, और जो भी एक कमेंट मतलब शक शंका हो आपको तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्लभ वर्ग के शोषण से रक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की है? तो वह है अनुच्छेद 46 में।
ठीक है साथियों, अनुच्छेद 46 में ऐसा कहा गया है। अगला है, मार्शल के अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मार्शल के अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, नागरिकता का सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है। यह कथन किसका? यह कथन है डेविल हेल्ड का। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, प्लेटो की रचना है, एक ये लेखक हैं, इनका नाम है प्लेटो। ठीक है, इनकी रचना है द रिपब्लिक। आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं और इनकी ये रचना भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला है 50 नंबर, मूल अधिकारों का प्रारूप बनाने हेतु संविधान सभा में किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो वह अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत तसल्लीपूर्वक और आराम से सावधानी से समझें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को फिर से देखें। प्रारंभ में क्या पूछ रहा है? प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार? तो साथियों, प्रारंभ में थे 7। ठीक है, 7 कौन कौन से आपके सामने ये दिख रहे हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, जिसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार, और साथियों इसी ये 6 हो गए ना, ये 7वां था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार को 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटाया गया है उसका कारण है वो बताएंगे। ठीक है, जैसे कि सरकार कोई सड़क निकाल रही है या रेलवे ट्रैक निकाल रही है, तो पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार प्राइवेट पब्लिक को था। तो कुछ लोग कह देते कि हम नहीं ये खेत देंगे, ये खेत मेरे बाबा के बाबा का है, इसमें वो अपनी गाय के लिए वो उनकी गाय थी सुरभि गाय, उसके लिए चारा उगाते थे, ये हम नहीं देंगे। तो सरकार अपना रेलवे ट्रैक या सड़क घुमाई तो बहुत खर्चा आ जाता था। ठीक है, तो इस ऐसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। सरकार आपकी संपत्ति चाहे तो सरकारी काम के लिए ले सकती है, उस पे सरकार अपना पर्सनल घर मकान नहीं बना सकती है, और ना कोई मतलब लड़ाई झगड़े के प्रति ले सकती है। सरकार जब ही आपकी संपत्ति लेगी जब सरकार कोई सरकारी मतलब सार्वजनिक चीज़ बनाएगी, जैसे कि स्कूल बनाएगी, स्टेडियम बनाएगी, बस स्टॉप बनाएगी, ठीक है, सड़क बनाएगी, रेल बनाएगी, और उसका आपको उचित मुआवजा देगी। ठीक है साथियों, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। 52 नंबर है ये, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे अपने राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, तो वह हैं 11 मौलिक कर्तव्य। क्या होते हैं साथियों? कि हम अपने देश को गंदा ना करें, हम अपने देश की संपत्ति की चोरी ना करें, हम अपने देश को साफ़ सुथरा रखें, इसकी जो चीज़ें हैं उनको व्यर्थ में नुकसान ना पहुँचाएँ। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जो चोरी से लाइट जलाते हैं वो 100 वाट का बल्ब लगा देंगे या तो फिर 1000 वाट का हीटर चलाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला है 53 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है साथियों, ये टॉपिक पूरा जब ख़त्म हो जाए तो एक दिन हम फ्री टाइम में आप सभी को मूल अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि हमें सभी को जानने बहुत ज़रूरी हैं, और ये बहुत ही इन्हीं से आज हम सशक्त जीवन अपना जी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जो हमारे पास होगा वहाँ हम चले जाएंगे। ठीक है, 55 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है? तो ये है अनुच्छेद 17। छुआछूत साथियों आप सब समझते हैं, और नहीं तो ये तस्वीर के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग थे वह निम्न वर्ग को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहते थे, उन्हें छूना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। ऐसा हमने पढ़ा भी है कि उनके
पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, उनके गले में घंटी लटका दी जाती थी, मगर उनको बुरी तरह से जैसा उपयोग किया वैसा कर लिया, तो ये गलत है और इसका अब अनुच्छेद 17 में अंत कर दिया। अब कोई ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है और उसे सज़ा मिलती है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ये हमारी दिल्ली में है, नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी निवास करते हैं और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश वहीं रहते हैं। ठीक है, अगला है साथियों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा ली है, तो वो कहाँ से ली है? तो साथियों ये ली है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है साथियों, ये आयरलैंड के संविधान से ली है। अगला है साथियों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में समाविष्ट हैं? तो ये भाग 4 में समाविष्ट हैं। नीति निर्देश तत्व जो हैं वो भाग 4 में हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में हैं। ठीक है, और ये नीति निर्देश तत्व भाग 4 में हैं। ठीक है, 59 है, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का प्रयोग करके भारत की भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है। किसने कहा? तो ये कहा है MC छंगला ने। ये हैं व्यक्ति, इनका नाम है MC छंगला। ठीक है साथियों, हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, नीति निर्देशक तत्व इस तरह के आदेश हैं के रूप में हैं जो जनता द्वारा राज्य को दिए जाते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है अमर नंदी जी ने। ठीक है साथियों, आप सभी लोग बहुत जोश और उत्साह के साथ पढ़ते चलिए। हम इस साल BA फर्स्ट ईयर में अपना फर्स्ट 1 नंबर का रिजल्ट लाएंगे। और साथियों, आप इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने विकास के लिए पढ़ाई करिए, ना कि शादी और नौकरी के लिए। जय हिंद साथियों।